हेलो एवरीवन, दिस इज़ विकास सिंह। अभी हम देख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर ओ या PCS 2024 प्रीलिम्स दोनों के लिए। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं मैं वो डिस्कस करूँगा, बाकी आप किताब से पढ़ सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 12 to 35 के बीच जितने भी आर्टिकल्स हैं वो कवर करता है। इसमें आर्टिकल 12 है, स्टेट की डिफिनीसन की बात करता है। स्टेट एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें हर एक चीज़ जो चाहे यूनियन गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे कोई PSUज हो, हर एक चीज़ आती है जो भी गवर्नमेंट के लिए काम करती है। इवन कोई पब्लिक बॉडी है या एजेंसी है जो गवर्नमेंट के लिए काम करती है, वो भी आर्टिकल 12 के अंडर में आती है। अब आर्टिकल 13 बेसिकली है डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। मीन्स कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा। इसमें इवन कोई कस्टम भी है वो भी लॉ के अंडर में आता है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 13, ये कोई भी लॉ है इनकन्सिस्टेंट है अगर फंडामेंटल राइट्स से तो उसको नल एंड वाइड कर दिया जाएगा। आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये बोलता है कि कोई भी इक्वल है तो वो इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इक्वल शुड बी ट्रीटेड एज इक्वली वाइल अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड एज अनइक्वली। आर्टिकल 14 भी रूल ऑफ लॉ की बात करता है। डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है रूल ऑफ लॉ प्रोविज़न में, लेकिन ये इनडायरेक्टली यही बोलता है कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, वो रूल ऑफ लॉ की बात करता है। A.V. डाइसी जो ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे उन्होंने बात की थी। आर्टिकल 14 ये इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर हो गया, इनको कुछ इम्यूनिटी मिली हुई है। जैसे प्रेसिडेंट गवर्नर के अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं स्टार्ट हो जाएगी बिना उनको प्रायर नोटिस दिए। और आर्टिकल 361A 105 ये सब इम्यूनिटी की बात करती हैं आर्टिकल 14 में। और अब देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल सिटीजन्स के लिए अलाउ हैं और कौन कौन से दोनों सिटीजन्स और फॉरेनर्स। तो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन पे अप्लाई होते हैं। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 बाकी जितने फंडामेंटल राइट्स बचते हैं वो दोनों के लिए अप्लाई होते हैं, फॉरेनर्स और इंडियन सिटीजन्स के लिए। और जो उसमें एनिमी एलियंस होते हैं वो भी इन आर्टिकल के लिए नहीं होते हैं, मतलब इन आर्टिकल को कवर नहीं करते। अब आर्टिकल 15 देख लेते हैं। आर्टिकल 15 बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑन मतलब सर्टेन ग्राउंड्स पे जो भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उस पर प्रोहिबिशन की बात करता है आर्टिकल। अब वो ग्राउंड्स हैं रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। और ये इसमें डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 में किसी भी तरह डिस्क्रिमिनेशन के प्रोहिबिशन को, और ये ग्राउंड होना चाहिए ओनली रिलीजन बेसिस पे। मीन्स मतलब अगर प्रोहिबिशन होगा तो इन्हीं ग्राउंड्स पे हो सकता है और कोई ग्राउंड नहीं कवर करता है। और OBC और EWS को रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी आर्टिकल 15 के अंडर में ही दिया गया। आर्टिकल 16 ये बात करता है अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ कि मतलब सभी को गवर्नमेंट जॉब में अपॉर्चुनिटी इक्वल मिली। इसमें भी सर्टेन एक्सेप्शंस है। इन ग्राउंड पे स्टेट चाहे तो उनको रिजर्वेशन दे सकता है, जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसके लिए मंडल कमीशन 1979 में लाया गया था, जो कि OBC रिजर्वेशन के लिए लाया गया था। OBC कैटेगरीज में कौन कौन सी कास्ट आएंगी वो रामनंदन कमेटी 1993 में बनाई गई थी। और आर्टिकल 17 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है ये कि अनटचेबिलिटी कैसे हम ख़त्म करें इस कंट्री में, उसके लिए आर्टिकल 17 है। इसके लिए एक लॉ भी बनाया गया, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। और अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 है एबॉलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है। इवन नेशनल अवार्ड्स ये सब टाइटल्स में नहीं आते हैं। और आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम की बात करता है। तो इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। तो आर्टिकल 19 इवन राइट टू प्रेस, राइट टू इन्फॉर्म, ये भी आर्टिकल 19 से पावर अपनी डिराइव करती हैं। ये काफ़ी ब्रॉडर आर्टिकल है। और आर्टिकल 20 और 21 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इमरजेंसी टाइम पे भी ये आर्टिकल सस्पेंड नहीं किया जा सकते। तो आर्टिकल 20 बात करता है रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, मतलब प्रोटेक्शन की बात करता है ये भी कि कोई किसी ऑफेंस के लिए कोई कन्विक्ट नहीं होगा। और
अनटिल एंड अनलेस उसने कोई क्राइम ना किया हो। तो प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस। और आर्टिकल 21 बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये काफ़ी ब्रॉडर आर्टिकल है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, राइट टू क्लीन एयर, राइट टू प्राइवेसी, जितनी भी राइट होती हैं, राइट टू मैरिज, राइट टू हेल्थ, ये सब इसमें आर्टिकल 21 में कवर हो जाता है। आर्टिकल 21 राइट टू एजुकेशन ये ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। आर्टिकल 22 ये बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। 24 है ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, और जितने भी चाइल्ड फैक्ट्रीज में काम करते हैं उनके प्रोहिबिशन के लिए सर्टेन एज ग्रुप को ही अलाउ करता है। तो आर्टिकल 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये 4 आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आते हैं। 29 और 30 आते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में। और आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। अम्बेडकर ने उसको सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 रिट्स इशू करता है, हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 रिट इशू करता है। तो ये जितने फंडामेंटल राइट्स हैं इंपॉर्टेंट, इनको आप डिटेल्ड में देख लीजिए, इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। तो लास्ट वीडियो में मैंने पार्ट्स, शेड्यूल और जितनी कमेटी हैं, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन सब के बारे में डिस्कस किया था। आज फंडामेंटल राइट्स जो जो इंपॉर्टेंट हैं उन सब के बारे में, इसमें क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको बताया। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।